वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस प्रीमियम लुकिंग एनिमेशन का ब्रेकडाउन, जो कि पूरा का पूरा सिनेमा 4D के मोग्राफ टूल का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। और देखेंगे कि ये एनिमेशन एक लूप में सेट है जिसमें ऑब्जेक्ट ही चेंज हो रहा है, बाकी एनिमेशन सेम है। मतलब हमें एनिमेशन का प्रोसेस एक ही फॉलो करना होगा। तो चलिए स्टेप बाय इसका ब्रेकडाउन करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है रिंग फ्रेम एनिमेशन। इसमें क्या हो रहा है कि जो वॉच का फ्रेम है वो आउट ऑफ फ्रेम से एंटर कर रहा है और वॉच पे फिट हो रहा है रोटेट होके। एनिमेशन हम आराम से फ्रैक्चर टूल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर टूल एक ऐसा टूल है जिसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा एक साथ एनिमेट किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग द हायरार्की। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जिसमें वॉच रोटेट होकर डिसअपीयर होता है, और ये भी हम वापस फ्रैक्चर टूल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एनिमेशन है उसको हमको थोड़ा रोटेट करके स्मूथली करना है। फ्रैक्चर टूल में एक रोटेशनल इफेक्टर यूज कर सकते हैं, जैसे प्लेन इफेक्टर है। प्लेन इफेक्टर में हम रोटेशन वैल्यू को या रोटेशनल पैरामीटर को इस्तेमाल करके हम ये एनिमेशन दे सकते हैं। डिसअपीयर जो इफेक्ट है वो हम आफ्टर इफेक्ट से भी कर सकते हैं, और या फिर अगर हमें यहाँ भी करना हो तो एनिमेशन थोड़ी बहुत करके हम कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में हम देखते हैं कि एलिमेंट्स का ब्लास्ट हो रहा है। जब वॉच डिसअपीयर हो जाता है तो एलिमेंट का ब्लास्ट होता है, और ये एलिमेंट का ब्लास्ट कोई मेजर चीज़ नहीं है, मेजर एनिमेशन करने की जरूरत नहीं है। ये आराम से क्लोनर का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। क्लोनर के अंदर कोई भी एलिमेंट डालेंगे, जैसे इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो सब एलिमेंट हम क्लोनर के अंदर प्लेस कर देंगे एंड देन उस पर हम पुश अपार्ट इफेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो उसको एक ब्लास्ट जैसा फील देगा। लेकिन पुश अपार्ट हमें सिर्फ ब्लास्टिंग का फील देगा, एक पोजीशन देगा, और उसमें रोटेशन रैंडम करने के लिए हमें एक रैंडम इफेक्टर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि रैंडम इफेक्टर ही एक ऐसा है जो उसको रेंडमली प्लेस करेगा। पोजीशन रोटेशन जो भी होगा उसको स्केलिंग होगा हम रैंडम इफेक्टर के जरिए कर सकते हैं, और फिर लास्ट में वो वापस अपने शेप पे आ जाता है, तो वो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं एनिमेशन को। कोई मेजर चीज नहीं है। तो फिर हमारा एनिमेशन का ब्रेकडाउन हो गया। बस यही एनिमेशन प्रोसेस करके आगे हम एलिमेंट बार बार क्लोनर के अंदर चेंज करते रहेंगे। वॉच का कलर चेंज कर सकते हैं या फिर वॉच का मॉडल चेंज करके कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको सिनेमा 4D में बना के देखते हैं। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, जो मैंने बनाया हुआ था, देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट उसी जो तरीका है उससे बनाया हुआ है, और हम अभी इसको रिक्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि रेफरेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मेरे पास अभी नहीं है। तो मैं अपने तरफ से जो मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल किया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब नया प्रोजेक्ट फाइल बनाता हूँ, जिसपे मैं यहाँ पे जो रिजोल्यूशन सेटिंग है इसको 1 by 1 करता हूँ। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा रेफरेंस है वो 9:16 में शूट किया है, मतलब 9:16 में आउटपुट एक्सपोर्ट किया गया है। और अगर हम सिनेमा 4D में 9:16 का रेशियो लेंगे तो उसका जो कैमरे का फोकल लेंथ है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है। तो सबसे बेस्ट होता है कि 1 by 1 रेशियो में लें, और उसको फिर हम 9:16 मतलब आफ्टर इफेक्ट में या फिर एडिट पे कर सकते हैं। तो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर 30 FPS सेट कर दिया। मैं पेश कर देता हूँ कुछ स्लाइड्स। तो कैमरा भी मेरा फ्रंटल है, देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा सेंटर पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे है मेरा वॉच, और वॉच का फ्रेम कॉपी पेस्ट। ओके, तो मैं इसको पहले 0 0 सेट करता हूँ। दोनों को ग्रुप कर लेते हैं, पहले तो ग्रुप करते हैं और इसको सबको 0 कर देते हैं। डन। मैं इसको डबल व्यू करता हूँ। डबल व्यू इसलिए क्योंकि कैमरा का पॉइंट ऑफ व्यू एक तरफ रखें और अपना वर्क एक तरफ रखें। ऑफ करते हैं। मैंने बेसिक लाइट लिया था, ताकि क्या होगा ना कि क्योंकि सिनेमा 4D में प्रॉब्लम आती है, जब लाइट हम कुछ भी यहाँ पे नहीं रखते तो पूरा फ्लैट नजर आता है, इसलिए हल्का सा मैं कलर वेरिएशन रखा हूँ ताकि ज़्यादा बेटर डेप्थ यहाँ पे हमको विजिबल हो। इसको ग्रुप करता हूँ Alt G। तो अभी मेरा वॉच हो गया, और वॉच इसका नेमिंग देते हैं अपना, क्या है ये, ओके लाइट्स। तो मेरे पास ये वॉच का ग्रुप है और ये वॉच हो गया। अब हमारा जो पहला पॉइंट था, जिसमें हमारा जो वॉच का जो फ्रेम है, जो रिंग है, वो बाहर से आएगा और फिट होगा। मतलब मैं यहाँ पे फ्रैक्चर टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर फ्रैक्चर के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट रहेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है या अलाइनमेंट है वो कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा। कोई भी प्रॉपर्टी उसके अंदर है, चाहे मैं एनिमेशन करके रखा हूँ, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, इसलिए फ्रैक्चर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे फ्रैक्चर डालता हूँ। फ्रेम को इस एक्सिस पे पोजीशन देना है, तो ये करने के लिए हम करते हैं फ्रैक्चर। ओके, ऑल्ट प्रेस करके मैंने किया, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल्ट प्रेस मैंने किया, फ्रैक्चर हो गया। और फिर हम क्या करते हैं इसको, कि मुझे इस एक्सिस पे पोजीशन देना है। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं,
जैसे कि यहाँ से हम ले सकते हैं इफेक्टर, ये जो मैंने बाहर निकाल लिया था पहले ही। अब ये प्लेन इफेक्टर ले रहा हूँ, क्योंकि प्लेन इफेक्टर हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है किसी एक एक्सिस पे उसका जो पैरामीटर्स हैं उस एडजस्ट करने का। तो जैसे मैं यहाँ पे पहले हम सेलेक्ट करते हैं फ्रैक्चर, देन प्लेन इफेक्टर। अब देख सकते हैं प्लेन इफेक्टर हमें वाई एक्सिस पे एक प्लेसमेंट दे दिया है, मतलब वाई एक्सिस पे उसको डिस्प्लेस कर दिया है। क्योंकि जब हम इसको पैरामीटर्स में जाएंगे यहाँ देखते हैं कि वाई एक्सिस पे उसका एक पोजीशन हुआ है, मतलब अपना कुछ वैल्यू है, तो हमें वैल्यू देना है इस एक्सिस पे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ -250। ओके, देख सकते हैं कि अभी हमारा जो इफेक्टर लगा है, जो प्लेन इफेक्टर है, तो उसको इतना डिस्प्लेस कर रहा है, -250 डिस्प्लेस कर रहा है। इसका नेमिंग दे देता हूँ मैं पोजीशन। ओके, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ की करके हम आराम से कर सकते हैं। तो जैसे पहला जो हमारा ऑप्शन था, इसको मैं रखता हूँ 100% एंड देन इसको करते हैं 0। तो ये हमारा क्या हो रहा है, अपना जो पोजीशन था वो बाहर से अंदर आके प्रॉपर फिट हो गया। लेकिन अगर हम रेफरेंस को और ध्यान से देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रिंग है बाहर से आके थोड़ा देर पॉज होता है और फिर फिट होता है। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पे सेम वैसा करता हूँ, जैसे यहाँ तक आया, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैं इसको की कर देता हूँ, जैसे की किया और थोड़ा और यहाँ पे रखते हैं ताकि थोड़ा पॉज आए। तो इन दोनों फ्रेम को मैं देख सकते यहाँ रुका। ओ, तो हमारा जैसा रेफरेंस था वैसा हमने एक पोजीशन का एनिमेशन कर दिया है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि वो आके वहाँ फिट होता है, और इसी पॉइंट में हमारा था कि वो रोटेट भी होता है। तो रोटेट करने के लिए हम वापस एक और इफेक्टर लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्चर सेलेक्ट किया, वापस प्लेन। प्लेन इसलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया किसी एक एक्सिस पे हमें कोई भी वैल्यू या पैरामीटर डालने के लिए परमिशन देता है या फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो हम यहाँ से हम रोटेशन पे हमें चाहिए इस रोटेशन पे। ओके, इसको करता हूँ मैं 90। ओके डन, ये फिट होता है यहाँ पे और फिर लॉक होता है। तो हम इसको देते हैं रोटेशन, इसका नाम देते हैं रोटेशन। इसको भी यहाँ ले आते हैं। ओके, अब इसका भी पैरामीटर 0 रखते हैं पहले। जैसे ये फिट हुआ, यहाँ पे हम की करके रोटेट करते हैं, लॉक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसा आ रहा है, बाहर से आया। ओके, लॉक। मैं इसमें ऑफ करता हूँ। इसमें थोड़ा से हमने थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दे दिया, तो वैल्यू हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना हमें चाहिए। चाहे मैं 45 करूँ या 20% भी कर सकता हूँ मैं। ओके, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हम करते हैं, अच्छा लग रहा है। थोड़ा हम इसको 70%। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट प्रॉपर्ली कंप्लीट हो गया है। तो देख सकते हैं मैंने फ्रैक्चर का इस्तेमाल करके, मतलब फ्रैक्चर के अंदर मैंने फ्रेम को इंसर्ट किया और उसमें 2 इफेक्टर डाला। एक पोजीशन के लिए जो प्लेन इफेक्टर था, जिसमें हमने पोजीशन वैल्यू पे हमने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया, और फिर हमारे जो बाहर से आके उसे फिट होने वाला एनिमेशन हो गया। तो दूसरा हमें चाहिए था हमें एक रोटेशन होकर लॉक होने का, जिसके लिए मैंने वापस प्लेन इफेक्टर लिया और उसमें मैं रोटेशन वैल्यू के साथ एडजस्टमेंट किया और ऑलमोस्ट हमारा हो गया। तो पहला पॉइंट हमारा प्रॉपर हो गया, और इस तरीके से आप पहला जो मैंने किया जो रेफरेंस को देख के वैसा कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, जिसमें हमारा जो वॉच है वो कम्प्लीटली रोटेट होकर डिसअपीयर हो जाता है। तो अभी मैंने जैसा बताया था कि मैं उस वॉच वाला सेक्शन को रोटेट करने के लिए मैं फ्रैक्चर से ही करूँगा, इसको मतलब मूव ग्राफ टूल से करूँगा। लेकिन मूव ग्राफ टूल में एक बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि फ्रैक्चर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं सबका एक्सिस पॉइंट, पिवट पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। नहीं तो क्या करेगा कि सबको मान के, सबका अलग अलग पिवट पॉइंट को मान के एक अलग मतलब खुद का एक सेंट्रिक वाला एक्सिस बना लेगा, और फिर जब हम इफेक्टर उसमें डालेंगे तो उसका इफेक्टर का जो इफेक्ट है वो सबका एक इंडिविजुअली वर्क करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं बताता हूँ। जैसे कि मुझे इसको रोटेट करना है, अगर अभी मैं रोटेट करता हूँ इसको मैनुअली, तो देख सकते हैं इसका एक्सिस पॉइंट यहाँ पे, और अगर देखा जाए तो एक्चुअल एक्सिस पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, पर इसका एक्सिस पॉइंट यहाँ पे है। तो मुझे इसका एक्सिस पॉइंट इसके जैसे लाना होगा पहले। तो ये लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके ये जो दिख रहा है नल उसको सिलेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं नल मेरा एग्जैक्ट वहीं पे आ गया। इसको बाहर निकालता हूँ और इसको लेते हैं हम, इसका नाम देते हैं फ्रैक्चर, इसको देते हैं फ्रेम, रिंग फ्रेम। रिंग फ्रेम इसलिए क्योंकि जो मेरा फ्रैक्चर वाला है ये इसके अंदर आ गया। अब देख सकते हैं कि इसका जो पिवट पॉइंट है यहाँ पे हो गया आराम से, और इसका भी पिवट पॉइंट यहाँ पे हो गया। कि इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर ऑल्ट प्रेस करके
फ्रैक्चर, क्योंकि हमें एग्जैक्ट उसी प्लेसमेंट जहाँ पे वॉच है और उसका एक्सिस है उसी पे ही मुझे चाहिए। नहीं तो हम अलग से अगर लेंगे फ्रैक्चर तो क्या होगा, मुझे प्रॉपर मैनुअली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सबसे ईजी तरीका होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके हम करेंगे तो एग्जैक्ट वहाँ पे वो आ जाएगा, उसको रिप्लेस कर देगा और उसको उसके अंदर प्लेस कर देगा, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसको अपने अंदर प्लेस कर लेगा। जैसे फ्रैक्चर को मैंने क्लिक किया तो देख सकते हो उसके नीचे वॉच आ गया। अभी मुझे इसको भी इसके अंदर चाहिए, क्योंकि अगर इस पर मैं अब कोई भी फैक्टर डालूंगा तो सिर्फ मेरा किस में हो रहा है, हमारा हो रहा है सिर्फ वॉच में जिसके अंदर है। मुझे इस पर भी चाहिए, इसको प्लेस कर दिया तो देख सकते हो अब दोनों में अप्लाई हो रहा है। अब हमने क्या बताया था कि हम रोटेट करने वाले हैं, जो हम ऐसे रोटेट करने वाले हैं इस एक्सिस में। तो सब हम क्या करते हैं, जो मैनुअली हम इसको दिख रहे हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ओके, अच्छा अब हमारा कैसा था कि 9/16 था जो हमारा रेफरेंस है और हमने अभी 1/1 लिया है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 9/16 में कितना हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, कितना फ्रेम के अंदर आएगा। तो उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। यहाँ से हम ले सकते हैं फोरग्राउंड और फिर इस पर हम एक टेक्सचर डालते हैं। टेक्सचर से मैं लुमिनेंस करता हूँ और अल्फ़ा पे एक मेरे पास एक मार्जिन इमेज है जो मैं आपको शेयर कर दूँगा। जैसे ये मेरा मार्जिन इमेज है। हाँ, तो अब देख सकते हैं जितना वाइट एरिया है उसके अंदर का सेक्शन ही मेरा रेंडर में आने वाला है, उसके बाहर का कोई मतलब नहीं है। तो इसका नाम देते हैं रोटेशन, क्योंकि हम रोटेशन के लिए करने वाले हैं। ओके, तो इसको मैं ऑफ करता हूँ पहले तो, और इसको हम थोड़ा सा जैसा हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस से पहला जो सेक्शन है उसके जैसा हम कर लेते हैं पहले तो ऐसा करते हैं। वो करने के लिए मैं ठीक है, उसके बाद हम प्लेनर लेते हैं। अब हमें रोटेट किस एंगल में करना है उस हिसाब से हम वो कर लेते हैं। ठीक, अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा रोटेट होकर स्लो होता है वॉच में जो फ्रेम फिट होता है, फिर रोटेट होकर गायब हो जाता है। ये करने के लिए हम करते हैं इसको थोड़ा की करते हैं, थोड़ा सा इधर से और ये यहाँ तक होने के बाद थोड़ा सा रोटेट होते रहेगा और फिर यहाँ से इसको यहाँ से हम ग्राफ कर सकते हैं मेंटेन। मैं यहाँ ग्राफ लेता हूँ, ये हुआ हमारा, यहाँ से हमारा लीनियर रहेगा क्योंकि हमारा लीनियर चल रहा था। ये हुआ ये ऐसा, ताकि यहाँ प्रोग्रेसिव रहेगा और कर लेते हैं। ओके, तो मेरा हो गया यहाँ पे। तो हमारा जो रोटेशन था ये हो गया। अब हमें चाहिए उसको स्केल अप, मतलब स्केल डाउन होना है। तो उसके लिए फिर मैं वापस इसको यहाँ अंदर ले लेते हैं, फिर से फ्रैक्चर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे गए और यहाँ पे पैरामीटर से मैं स्केल ले लेता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म स्केल करना है। इसको मैंने -1 करता हूँ। -1 करना क्यों ज़रूरी है बताइए, क्योंकि अगर मैं 0 करता हूँ तो उसका देख सकते हैं 0 में कितना उसका, क्योंकि स्केलिंग है। 0 करता हूँ तो 0 मतलब जो इसका एक्चुअल स्केलिंग है उसको ही समझेगा। जो एक्चुअल स्केलिंग क्या है 1 है, तो अगर मैं 0 डालता हूँ उसको 1 ही समझेगा। लेकिन अगर मैंने -1 किया तो क्या होता है 1 - 1 0। तो इसका कैलकुलेशन इसी टाइप से, तो मैं इसको -1 करता हूँ, क्योंकि -1 करने से ही वो प्रॉपर वे से 0 हो जाएगा, उसकी स्केलिंग प्रॉपर 0 हो जाएगी। तो ये हो गया मेरा, इसका नाम होता है स्केलिंग, स्केल डाउन डाउन। अब मैं पैरामीटर में जाते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ। ओके, अब कब होगा गायब, यहाँ पे, यहाँ घूमते हुए गायब। ओके, तो कितना सिंपल था कि हम वापस फ्रैक्चर का इस्तेमाल करके दोनों जो एनिमेशन था वो स्मूथली कर लिए। अगर इसी को मैनुअल करने जाते तो हमें इतने बार की को एडजस्टमेंट करना पड़ता कि अगर मुझे कोई चेंजेस करना हो, कोई ऑब्जेक्ट चेंजेस करना हो उसके अंदर, तो बहुत डिफिकल्ट जाने वाला होता और देखने से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, है बहुत सिंपल।
और हमने कर दिया। अब आते हैं लास्ट पॉइंट जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट का ब्लास्ट है वो करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैनुअल एनिमेशन करेंगे, क्योंकि जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट किसी फ्रैक्चर के अंदर रहता है तो सब में इंडिविजुअली अप्लाई होता है इफेक्टर, और मुझे इंडिविजुअली अप्लाई नहीं करना है कुछ चीज़ों में, तो उसके लिए हमें एनिमेशन के लिए कुछ मैनुअल करना पड़ सकता है। तो ये हमारा हो गया, इसको भी मैं इसके अंदर लेता हूँ और इसका नेमिंग करते हैं वॉच। ओके, यहाँ पे मुझे ब्लास्ट चाहिए। तो ब्लास्ट करने के लिए एक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। नॉर्मली अगर आप रेफरेंस देखोगे तो एक जगह से ब्लास्ट हो रहा है, तो मैं उसको दिखाता हूँ कैसे। सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, इसका नाम है ऑब्जेक्ट शेप, ये मेरा ब्लास्ट शेप है ऑब्जेक्ट शेप। इसको हम ऑफ करते हैं। अब मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ दूसरा। सपोज मेरे जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है इसको मान के चलते हैं। अभी के लिए मैं क्यूब ले रहा हूँ और इसको ऑल्ट प्रेस करके मैं क्लोनर करता हूँ। क्लोनर में यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है जिसमें हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट शेप को, ठीक उसके शेप के अकॉर्डिंग अपने आप को क्लोन कर लेते हैं। अब मुझे कैसे इसके जैसे ब्लास्ट चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ से लेंगे इफेक्टर जो होता है हमारा पुश पार्टिकल। अब इसको हम ऐसे करेंगे और ब्लास्ट का थीम देगा, जैसे दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये हुआ और ये, और ये फिर ऐसे होते रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पुश अपार्ट इफेक्टर लिया तो देख सकते हैं ब्लास्ट जो हमारा फील है ये हो जाएगी, और हम इसको रिवर्स करने वाले हैं। और थोड़े बहुत हम इसमें एक इफेक्टर डालेंगे, जैसे रैंडम हो गया, जिससे हमारी रोटेशन वगैरह है ये आराम से कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम करने वाले हैं अपने इस पे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम अपने सीन पे जाते हैं। हमारे पास जो एलिमेंट्स है, मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, वो मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने इस पर बनाया था ये सब चीज़ें, तो इसके मैं कुछ एलिमेंट्स मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और यहाँ पे तो मैं सबसे पहले यहाँ से ग्रुप ले लेता हूँ, क्योंकि ओके डन। अब हम इस सब चीज़ को क्या करेंगे, एक क्लोनर के अंदर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लोनर नॉर्मली ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्लोनर है, और इस सारे ऑब्जेक्ट को क्लोनर के अंदर प्लेस करते हैं। और क्लोनर में हमारे पास ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट लेता हूँ। क्लोनर हमको ऑब्जेक्ट मांग रहा है कि कहाँ है भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे और इसके अंदर प्लेस कर दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया क्लोनर ऑब्जेक्ट। तो फिर अब करते हैं इसका, इसमें हमारा क्या है, इसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। जो हमारा रेंडर में नहीं आएगा इसको हम ऑफ करते हैं रेंडर में। जब ये यहाँ पे डिसअपेयर होगा तब हमारा ब्लास्ट होगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ, जहाँ पे मेरा वॉच डिसअपेयर हो रहा है मैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता हूँ ताकि दोनों का सेंटिक सेम हो। अब क्या हो रहा है ना कि जब यहाँ पे डिसअपेयर हो रहा है तब मेरा ये चीज़ आना चाहिए। इफेक्टर प्लेस करते हैं यहाँ पे, इफेक्टर यहाँ पे आता है यार, पुश अपार्ट इफेक्टर। ओके, ये वाइट जो आ रहा है थोड़ा सा हम इसको कंट्रोल करते हैं, वाइट की जगह हम इसको करते हैं ब्लैक, ताकि ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। और इसको भी हम कॉन्फ़िगर और ब्लैक, ताकि प्रॉपर हमें सिर्फ 9:16 ही विजुअल हमें दिखे। अब आते हैं हम पुश अपार्ट में। अब इसको पुश अपार्ट करते हैं, तो जब ये फटेगा तो हम इसको 0 और ये फिर हमारा 100% हो जाएगा डन। और थोड़ा देर तक हल्का से बढ़ते रहता है, इसलिए हम इसको करते हैं, इसको 150, थोड़ा सा ये ऐसे फैलते रहेगा और फिर वापस ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है ना, वॉच और दोनों एक दूसरे क्लटर हो रहा है। तो जो हमारा था ना कि वॉच छोटा हो रहा है, सेम वैसे ही हमारा ये होगा 0 से ये 1 स्केलिंग पे आएगा। तो इस पर हम लेते हैं क्लोनर पे और प्लेन इफेक्टर, जिसको हम करेंगे स्केलिंग -1, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं स्केल अप। ओके, जैसे ही हमारा वॉच गायब होता है वैसे हमारा ब्लास्ट होता है। तो इसको हम ये हो गया, और हमारा पुश अपार्ट उसके बाद ही होने वाला है। तो हम इसको की वजह से इधर ले लेते हैं, तो हम इसको ओके। और जैसे गायब हो रहा है वैसे हमें इसको स्केल डाउन कर देना है वापस।
ओके, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने की जरूरत थी, मैंने कर दिया है। अब देख सकते हैं कि कैसा हो रहा है, ये लॉक हुआ, ये हुआ और ये। अब हमारा रेफरेंस में क्या हो रहा था ना कि रेफरेंस में थोड़ा से उसमें एनिमेशन, रोटेशन एनिमेशन हो रहा था, जैसे कि हमारे रेफरेंस में थोड़ा सा रोटेशन है, तो वो करने के लिए हम यहाँ पे वापस यहाँ पे टूल आती है टाइम से हम थोड़ा वैल्यू से लेते हैं, तो क्या होगा ना थोड़ा सा वो रोटेट होते रहेगा। इसको थोड़ा हम इंटेंसिटी कम कर लेते हैं। ओके, तो हम उस अपार्ट जो हमारा था उसमें थोड़ा ग्राफ का कुछ छेड़छाड़ करते हैं क्योंकि वो मत ये है मेरा, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ ग्राफ। ओके, और इसमें हमारा था इफेक्ट थोड़ा सा स्केलिंग, तो हम थोड़ा इसको यहाँ पे करते हैं। ओके, तो हमारा दोनों हो गया। अब थोड़ा बहुत अगर हमें रैंडम करना है तो हम इसमें रैंडम इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी ज़्यादा हमको पुश हो जा रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो हम यहाँ से थोड़ा वेरिएशन कम ज़्यादा कर सकते हैं और क्लोनर सेलेक्ट करके हम यहाँ पे रैंडम इफेक्ट लेते हैं। रैंडम पे हम थोड़ा रोटेशन भी रैंडम कर देंगे और स्केल भी। ओके, तो हमारा क्या हुआ, एक ब्लास्टिंग इफेक्ट हो गया, लेकिन रेफरेंस में देखेंगे कि वो भी रोटेट हो रहा है, थोड़ा रोटेशन हो रही है। तो वो करने के लिए हम मैनुअली यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं, जैसे हमारे ये जो क्लोनर ऑब्जेक्ट है इसको रोटेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे की किया मैं इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा रैंपिंग कर लेते हैं। ओके, तो 121 हम इसको ओके, यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है। ओके, तो हम इसको उस पार्ट को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये और स्केलिंग का थोड़ा इशू जा रहा है एक साथ, तो हम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इसको क्लोनर, फ्रैक्चर और मोग्राफ टूल जो भी है और थोड़े बहुत इफेक्टर लगाकर मैं इसको बना कर दिखाऊंगा। मैंने बना दिया है, देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारे रेफरेंस जैसा दिख रहा है। और इसको जितना अच्छा रिफाइन करेंगे उतना अच्छा आउटपुट आएगी। लाइटिंग टेक्सचर के बाद तो माइंड ब्लोइंग आने वाली है इसको। ये तरीका इतना ईजी है ना कि आपको मल्टीपल टाइम चेंजेस करने हो, क्लाइंट की तरफ से जो फीडबैक आते हैं तो उसके लिए बहुत ईजी रहेगा। और आप ट्राई कीजिए, इसको बनाकर देखिए अपने तरफ से और बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा ये।